लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को मतलब ऑडिटिंग क्या होता है उसके बारे में बताया, उसके हिस्ट्री के बारे में बताया, फिर ऑडिटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, ये सब बताने के बाद मैंने आप लोगों को बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है वो पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया। अब आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। क्वेश्चन या टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। तो मेरा सवाल अभी क्वेश्चन में एंट्री करने से पहले यह है कि नेसेसिटी से क्या समझते हो और लग्जरी से क्या समझते हो। मोबाइल इज नेसेसिटी, आज के समय में मोबाइल जो है वो जरूरत है, बट एप्पल वाला मोबाइल इज लग्जरी। आई बात समझ में? मोबाइल आज के डेट में एक जरूरत बन गई आज के समय के हिसाब से, बट एप्पल वाला मोबाइल चलाना या फिर महंगा मोबाइल चलाना वो क्या है, एक लग्जरी के कैटेगरी में जाता है। तो ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के बारे में भी यही ऐसा बोला जाता है कि अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी वो एक जरूरत है, वो एक नेसेसिटी है, और जबकि ऑडिटिंग कराना एक लग्जरी है, महंगा सौदा है बोल सकते हैं। चालू करें। अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। दिस स्टेटमेंट इज नॉट फुल्ली ट्रू। ये स्टेटमेंट पूरा पूरा सही नहीं है ना नीलेश? एंड इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ऑल बिजनेस कम्युनिटी। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये पूरा पूरा सही नहीं है, पहली बात। और दूसरा, ये सारे बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्टेबल भी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। दे हैव सेल्फ कंट्रोल ओवर देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड टेक होल ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इट, एंड देयरफॉर ऑडिट मे नॉट बी वेरी मच बेनिफिशियल टू देम। However, there are another group of businessmen who are involved in the large scale business operation with high amount of capital and employing more number of people. For this group of businessmen, auditing is not luxury and the statement does not come true. क्या बोलना चाह रहे हैं सुनो। एक स्टेटमेंट है कि अकाउंटेंसी जो है वो जरूरत है, नेसेसिटी है, जबकि ऑडिटिंग जो है वो क्या है, लग्जरी है। ये स्टेटमेंट पूरा पूरा सही नहीं है। ये स्टेटमेंट पूरा पूरा सही नहीं है। अकाउंटेंसी तो जरूरत है, ये कंफर्म है बात, लेकिन ऑडिटिंग को लग्जरी बोलना ये जरूरी, ये लग्जरी होना ये पूरी बात सही नहीं है। तो यहां पर बिजनेसमैन लोगों को दो कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में? दो। एक छोटे बिजनेसमैन और एक बड़े बिजनेसमैन। छोटे बिजनेसमैन की बात करूं ना, तो यहां पे जो लेन देन, जैसे कोचिंग है, मान लो मेरा छोटा बिजनेस है, तो जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी एक चीज का हिसाब किताब हो रहा है, उस सब का मेरे को नॉलेज है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। पूरा पूरा कंट्रोल किसका है यहां पर? मेरा ही है। तो मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग तो मेरे को रखनी पड़ेगी, हिसाब किताब की कहां कितना जा रहा है, लेकिन ऑडिटिंग कराना मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं ऑडिटिंग मेरे लिए महंगा सौदा है, खर्चा है। फालतू खर्चा कौन कराएगा? ऑडिट करा के। अब सीए आएगा, ऑडिट करेगा, तो पैसा देना पड़ेगा ना उसको ऑडिट कराने का। तो मेरे लिए ऑडिटिंग कराना एक महंगा सौदा। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, कि मैं छोटा बिजनेस वाला हूं इसलिए। लेकिन वहीं जब मैं बड़े बिजनेस की बात करूंगा, मेरे चाचा अंबानी चाचा के बारे में बात करूंगा, तो वो क्या एक एक अपना रिटेल स्टोर में या सब जगह जाके एक एक चीज चेक कर सकते हैं क्या? और करने जाएंगे भी तो उसके लिए जिंदगी निकल जाएगी, उसको पॉसिबल नहीं है चेक करना। तो ऐसा बिजनेस जहां पे बहुत हजारों नंबर में, या बड़े बिजनेस, एकदम मैं रिलायंस की भी बात नहीं कर रहा हूं, कि थोड़े बड़े लेवल पर जहां पर काम होता है, ठीक है, जहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं, जहां पे मालिक ने, बिजनेस के जो ओनर ने बहुत सारा काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट के रखा हुआ है, तो उस जगह ऑडिटिंग कराना अनिवार्य हो जाता है। उनके लिए भी जरूरत पड़ती, क्योंकि ऑडिटिंग होने से पता चलता है कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, स्टाफ ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा है। छोटे बिजनेस में क्या होता है, ओनर का पूरा कंट्रोल रहता है, पता रहता है कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। लेकिन जब बात बड़े बिजनेस की आती है, तो ऑडिटिंग भी क्या बन जाती है उनके लिए? नेसेसिटी बन जाती है। तभी तो चेकिंग हो पाएगा ना कि हमारे बिजनेस में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये सब। आ रही बात समझ में? तो यही ये पैराग्राफ में इस बात लिखा हुआ है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग इज नेसेसिटी बट ऑडिटिंग इज लग्जरी,
ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है और पूरा गलत भी नहीं है बोल सकते, पूरा सही नहीं है ऐसा बोलना है। क्यों? अकाउंटिंग तो नेसेसरी है ही, लेकिन ऑडिटिंग जो है स्मॉल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महंगा सौदा है। महंगा सौदा लिख के मत आना, मतलब उनके लिए लग्जरी हो सकता है, लेकिन बड़े बिजनेस की बात करूं तो उनके लिए क्या होगा, नेसेसिटी है। तो अकाउंटिंग नेसेसिटी है, चलो ये तो इसमें कोई दो बात है ही नहीं, दो राय है ही नहीं, अकाउंटिंग नेसेसिटी है, कंफर्म है। तो क्यों है? अकाउंटिंग इज नेसेसिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पेपर में सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखे रहेगा ऑडिट अकाउंटिंग इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी, एक्सप्लेन। बस ये लिखा हुआ आएगा, उसी का 15 नंबर का सवाल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं ना ये नोट्स बना के, तो क्वेश्चन वाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया तो आपको ये आंसर चिपका के आना है। ठीक है, देखो अकाउंटिंग नेसेसिटी क्यों है। पहला, लिमिटेड मेमोरी पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो मैं क्लास में लिखवाता हूं आप लोग लिखते हो। मान लो आप फॉर एग्जांपल अगस्त से आ रहे हो, जो लिखवा रहा हूं क्लास में नोट्स बनाते हो, एक एक चीज नोट बनाते हो, सब चीज बनाते हो। क्यों बनाते हो नोट्स? एग्जाम टाइम पे जब जाओगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, याद नहीं रह गए, भूल गए तो आप कॉपी में लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो वही अकाउंटिंग में भी होता है। भाई इंसान की जो मेमोरी पावर है वो लिमिटेड होती है, कितना ही क्या याद रख लेगा। तो इसलिए अकाउंटिंग करना उसके लिए क्या है, जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में सारे ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए वो मेमोरी पावर की जो लिमिटेशन है उसको अकाउंटिंग क्या कर देता है, दूर कर देता है। आई बात समझ में? उसके बाद नॉलेज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा सा पान ठेला हो या बहुत बड़ा बिजनेस हो, उसको अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है जानना जरूरी होता है। चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है जानना जरूरी होता है। इसलिए उसको अकाउंटिंग कराना क्या हो जाता है, जरूरी। अब जरूरी नहीं कि अकाउंटिंग कराना है तो अकाउंटेंट को ही बुलाओ, छोटा बिजनेस है तो आप खुद ही कर लो, जैसे यहाँ का अकाउंटिंग मैं ही खुद ही कर लेता हूं। आ रही बात समझ में? उसके बाद नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का नॉलेज। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से क्या समझते हो? आपका बिजनेस में अगर कंटिन्यूअस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट होते जा रहा है, तो आपका बिजनेस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बिजनेस क्या होते जाएगा, कम होते। तो जो बिजनेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन अगर बढ़ रही है तो उसको हम अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन बोलेंगे, और एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन कम हो रही है तो उसको बोलेंगे खराब फाइनेंशियल, मतलब रिड्यूसिंग, कम होती जा रही है। तो बिजनेसमैन को ये पता करना जरूरी है कि नहीं कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकता है प्रॉपर अकाउंटिंग करवा के। हम अभी पढ़ क्या रहे एक्चुअली, अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। हम क्या पढ़ रहे, कौन से सवाल का जवाब खोज रहे हम, अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, अकाउंटेंसी क्यों एक जरूरत है एक बिजनेस की। तो चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए अकाउंटेंसी क्या है, नेसेसिटी है ही। आगे, प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ। मान लो नीलेश आया, मैं कपड़े का बिजनेस चलाता हूं, नीलेश आया मेरे को बोला 10,000 का मेरे को उधारी चाहिए। ठीक है, मैंने बिल काट के दे दिया और मैंने उधारी अपने सेल का क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, सोल्ड गुड्स टू नीलेश, नीलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने अकाउंटिंग करी हुई है, 2 महीने बाद पैसा नहीं दे रहा है, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं नीलेश के नाम से कोर्ट में क्या कर सकता हूं, केस कर सकता हूं। तो भाई कुछ भी केस वेस करते तो सबूत मांगता है कोर्ट वाला, जज सबूत मांगेगा कि नहीं। तो आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगा ना, आप बिल्कुल उसको एज अ एविडेंस कोर्ट में जमा कर सकते हो, और वो आपको एक प्रूफ का काम आएगा, एक सबूत का, एविडेंस का काम आता है अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होता है वो। ठीक है, तो अकाउंटिंग कराना आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक प्रूफ का भी काम करता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि कोई पैसा आपका डुबा दिया, ये तो एक एग्जाम्पल दिया। हो सकता है कि मालूम है आप लोगों को, कोई बिजनेस है तो वहां पे बोनस देना पड़ता है अपने एम्प्लॉय को। तो बिजनेस वाला तभी अपने एम्प्लॉय को बोनस दे सकता है जब उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, जब उसके बिजनेस में क्या हो रहा है,
प्रॉफिट हो रहा है। अब त्योहार का टाइम आया या बोनस देने का टाइम आया, बिजनेसमैन जो है अपने एम्प्लॉय लोगों को बोनस नहीं दिया, एम्प्लॉय लोग जाके बिजनेसमैन के ऊपर केस कर दिए कोर्ट में। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, अपना प्रॉफिट लॉस लेके जाएगा जज के सामने, देखो सर प्रॉफिट नहीं हुआ है, कानून में लिखा है कि बोनस तभी देना है जब प्रॉफिट होता है, देख लो मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो मैं कहां से बोनस दूं। तो एक सबूत का काम करता है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद नीड ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा है ना क्लास 12th में और फर्स्ट ईयर में। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, जब कोई पार्टनर क्या होता है, एडमिट होता है, तो जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उसको कितना गुडविल का पैसा लाना है, कितना कैपिटल का पैसा लाना है, ये कैसे बताना पड़ता है। जब आप अपना पार्टनरशिप फर्म जब अकाउंटिंग करके रखेगा तभी तो सामने वाले पार्टनर को बताएगा ना कि कितना आप नया कैपिटल लेकर आओ अपने पास का, कितना तेरे को गुडविल का पैसा और लाना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं पता रहेगा, अकाउंटिंग नहीं कराया तब आप बता कैसे पाओगे उसको। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे अपने को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा, नेसेसिटी ऑन डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर जा रहा है फर्म में या फिर वो रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, तो उसका जो भी उसके नाम से जो जो जमा है फर्म में लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आपने कोई अकाउंटिंग करके नहीं रखी तो पता कैसे चलेगा उसका कितना रुपया कब का जमा है, क्या लेना देना है उससे। तो इसलिए अकाउंटिंग जरूरी हो जाती है। ठीक है, मर गया तो उसके नॉमिनी को देना पड़ेगा, रिटायरमेंट है तो उसी को खुद को देना पड़ेगा। तो उसका हिस्सा का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भाई, कि कितना उसका बनता है निकल लेने का। पता चल रहा है उसका नॉमिनी बोल रहा है 1 करोड़ रुपए निकल रहा है लेने का, और जबकि उसका 30-35 लाख रुपए बस जमा है, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग करना जरूरी हो जाता है। हेल्पफुल फॉर एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट। हेल्पफुल फॉर एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझो। क्या होता है, मान लो कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, मान लो कोई बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस कर रहा है, पता चल रहा है उसके ऊपर कर्जे ज्यादा हो गए, मतलब लायबिलिटी ज्यादा हो गई और उसकी एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। उसकी लायबिलिटी हो गई ज्यादा और एसेट्स हो गई कम। लायबिलिटी ज्यादा, एसेट हो गई कम, मतलब एसेट को बेचकर भी वो लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, और क्रेडिटर लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं, फोन लगा लगा के परेशान कर दिए, तो अब बिजनेसमैन क्या करेगा, फांसी लटक जाएगा? नहीं, उसके पास एक रास्ता और है कि जाओ कोर्ट में एक एप्लीकेशन दो कि सर, जज साहब को बोलो वकील के माध्यम से कि मेरे पास लायबिलिटी हो गई है ज्यादा, एसेट हो गई कम, तो आप मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। इंसॉल्वेंट घोषित कर दो मतलब, इंसॉल्वेंट मतलब अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कोई पैसा मांगेगा तो कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये दिवालिया घोषित करना, मतलब ये डिक्लेयर कौन करती है, कोर्ट। तो कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट कब डिक्लेयर करेगी, जब आप प्रॉपर क्या दोगे उसको, अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करोगे, तभी तो। वही तो एक सबूत का काम करता है भाई। तो इंसॉल्वेंट कौन घोषित करेगी, कोर्ट। अब इंसॉल्वेंट घोषित करने के बाद आपसे कोई भी कुछ वसूली नहीं कर सकता है, जो आपके पास था सब आपने दे दिया। अब आप वापस, आपको जीरो में लाकर छोड़ देगा, अब आप अपना नया काम कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस। हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस। अब इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, प्रॉफिट पर या बिजनेस के प्रॉफिट पर, और जीएसटी किसके ऊपर लगता है, सेल्स पर। अब आपने अकाउंटिंग ही नहीं करी तो प्रॉफिट पता चलेगा कि आपको नहीं, तो इनकम टैक्स कैसे दोगे, इनकम टैक्स की अमाउंट कैसे निकालोगे। आपने अकाउंटिंग ही नहीं करी है तो सेल्स की अमाउंट आपको मालूम नहीं है, तो आप सेल के ऊपर जीएसटी कैसे दोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा, जिससे आप टैक्सेस की भी अमाउंट को प्रॉपर निकाल सको। उसके बाद सेफ्टी फ्रॉम फ्रॉड एंड फोर्जरी। सेफ्टी फ्रॉम फ्रॉड एंड फोर्जरी मतलब, सेफ्टी फ्रॉम फ्रॉड एंड फोर्जरी मतलब, अब आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपने हिसाब किताब रखते ही नहीं हो, या प्रॉपरली नहीं रखते हो, अकाउंटिंग नहीं करवाते, तो आपके बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या आपके बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लेन देन में किसी प्रकार का गड़बड़ी कर रहे होंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि गड़बड़ी हो रही है। तो आप अकाउंटिंग कराओगे तो आप उसका क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है, या फोर्जरी, फोर्जरी मतलब समझते हो ना, धोखाधड़ी, फोर्जरी,
गलत चेक साइन करके, मतलब मेरे नाम से चेक था, उसको और कोई साइन करके बैंक में जमा कर दिया, फोर्ज करना। और फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी करना। तो वो भी आप पता लगा सकते हो अकाउंटिंग करा के, क्योंकि अकाउंटिंग में एक एक चीज आ जाती है हिसाब में, तो हिसाब नहीं मिलेगा मतलब फ्रॉड या फोर्जरी हो रहा है, तो उसके कारण खोजो क्यों हो रहा है। उसके बाद हेल्पफुल इन गेटिंग फाइनेंस। अब बैंक के पास आप जाओगे पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए, या किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे, आओ मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, तो कर देगा इन्वेस्ट, बैंक दे देगा लोन, बोलेगा पहले अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट लेकर आओ। अगर वो प्रॉपर होगा, देने लायक होगा लोन तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो यहां पर भी बैंक वाला क्या देखता है लोन देने के पहले, आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, इसलिए अकाउंटिंग कराना जरूरी है। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हमारी मदद करती है अकाउंटिंग। कैसे कंपैरेटिव स्टडी करने में मदद करती है हमारी? जैसे आपका बिजनेस है, इस साल का जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको आप अपने ही बिजनेस के पिछले साल के प्रॉफिट लॉस से मैच करोगे कि इस साल में कितना कमाया, पिछले साल कितना कमा रहा था, उसके पहले वाले साल में कितना कमाया था। तो अपने ही बिजनेस के पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस से इस साल के बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को क्या करना, कंपेयर करना, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। या फिर मेरे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को मैं किसी और के बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो उसको भी कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं। दो टाइप का कंपैरिजन बताया, मेरा ही मेरे साथ या मेरा किसी और के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है। उसके बाद आगे हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फ्यूचर प्लान। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने बजट चैप्टर पढ़ा, बजट पढ़े थे, तो बजट में आपको करंट ईयर का या करंट सिचुएशन दे देता है कि हम 50% में काम करें तो ये खर्चा आया। तो अब बताओ 60 में काम करोगे, 70 में काम करोगे, 100 में काम करोगे तो कितना खर्चा आएगा, बजट बना के बताओ। तो भाई आपने प्रेजेंट वाले का हिसाब किताब लगाया तभी तो फ्यूचर का लगा पाओगे। तो इसलिए अकाउंटिंग करने से हमको जो भी हिसाब किताब है वो पता चल जाता है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फ्यूचर प्लान मतलब रिलेटेड किससे, बजट से, ठीक है। उसके बाद हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द बिजनेस। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द बिजनेस। मान लो मेरे बिजनेस को कोई खरीदने आ गया, मान लो कोई बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे को बोलती है कि आप ये बिजनेस पूरा मेरे को बेच दो, तो मैं उसको क्या अपने मन में जो आया बोल दूं, इतने में बेच दो, बोलो। मैं क्या करूंगा, पूरा हिसाब किताब करवाऊंगा, मेरे बिजनेस में कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी, उसका हिसाब लगाऊंगा, मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा के देने वाला बिजनेस है वो भी हिसाब लगाऊंगा, मेरे बिजनेस की गुडविल का हिसाब लगाऊंगा। मैंने मान लो इस बिजनेस में जब लगाया था तो 10 लाख लगा के स्टार्ट किया है, लेकिन आज के डेट में मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है ना वो हो गई है 2 करोड़ रुपए की। मतलब जो मेरा बिजनेस कमा के दे रहा है ना मेरे को, वो किसी 2 करोड़ की वैल्यू का बिजनेस कमा के देता है, इतना मेरा बिजनेस का वैल्यू है। तो मैं भले लगाया था 10 लाख, क्या हो गया, लेकिन मेरे बिजनेस की वैल्यू आज के डेट में कितने की है, 2 करोड़। अब इसको बेचूंगा तो मैं सामने वाले से 2 करोड़ नहीं मिलेगा तो नहीं बेचूंगा। सारी बात समझ में? मतलब हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस बेचने जाओगे तो अकाउंटिंग अगर करके रखे हो तो आपके बिजनेस की सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो। सारी बात समझ में? उसके बाद हेल्पफुल इन गेटिंग लाइसेंस। हेल्पफुल इन गेटिंग लाइसेंस, ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें आपको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस। जैसे फॉर एग्जांपल फूड लाइसेंस सुने हो, FSSAI, तो उसका जब फॉर्म भरोगे ना कभी, तो आपके बिजनेस का सब चीज पूछेगा कि कितना आपका बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, कितने की सेल होती है, ये सब पूरा डिटेल पूछता है। तो उसके हिसाब से आपके बिजनेस का लाइसेंस फिक्स होता है। अगर आपका बिजनेस छोटा सा ठेला, गुपचुप ठेला निकाल रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फूड लाइसेंस का। क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अगर आपका बिजनेस 20 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ तक के आसपास है, 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक है, तो आपको स्टेट वाला रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेट। और अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ से भी ऊपर वाला है तो आपको सेंट्रल वाला रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं फूड लाइसेंस की बात बता रहा हूं। तो फूड लाइसेंस के केस में 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक होता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, जो एकदम छोटे छोटे खाने पीने वाले लोग बनवाते हैं। एक होता है स्टेट वाला और एक होता है सेंट्रल वाला। वो डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के हिसाब से।
अब आप अकाउंटिंग ही नहीं करते हो तो आपको अपने बिजनेस का साइज कैसे पता चलेगा? तो आपको लाइसेंस लेने में दिक्कत आएगी कि नहीं? आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सा लाइसेंस लूं? लेके बैठ गए हो, रजिस्ट्रेशन करा के बैठ गए, पता चल रहा है आपका बिजनेस सेंट्रल के लायक है, छापा मार देगा आपके यहाँ के। तो आपको बिजनेस में लाइसेंस लेने में भी अकाउंटिंग मदद करती है, ठीक है। उसके बाद अदर एडवांटेजेस। अदर एडवांटेजेस मतलब और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, ये कोई पॉइंट नहीं है अपने आप में, ऐसे ही लिखा हुआ है अदर एडवांटेजेस। इतनी बात समझ में आई? तो अकाउंटिंग क्यों नेसेसरी है, इसके टोटल कितने पॉइंट है? 15। पहला पॉइंट क्या था? इंसानों की मेमोरी लिमिटेड होती है, इसलिए कहीं रिकॉर्ड करके रखा जाए, उससे वो हमको अकाउंटिंग उसमें मदद करती है। नॉलेज अबाउट प्रॉफिट लॉस, नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ, नीड ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, necessity on the death or retirement of partner, helpful for adjudication as insolvent, helpful in the determination of various taxes, safety from fraud and forgery, helpful in getting finance, comparative study of business, helpful in preparing future plan, that is budget, उसके helpful in determining selling price of the business, helpful in getting license और other advantages। conclusion, अब यहां पे काहे की बात आती है? कंक्लूजन। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन इट कैन बी सेड दैट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी बिजनेस फॉर इट्स इफेक्टिव ऑपरेशन एंड कंट्रोल, देयरफॉर अकाउंटिंग इज द नेसेसिटी। ऊपर के डिस्कशन के बेस पे ये पता चलता है, कुछ टूटा क्या? हाँ, ऊपर के डिस्कशन के बेस पे ये पता चलता है कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, सारे बिजनेस लोगों के लिए जरूरत है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए बोल सकते हैं अकाउंटिंग एक नेसेसिटी है। ये स्टेटमेंट जो है ना, अकाउंटिंग इज नेसेसिटी, ये तो एकदम ट्रू है ही नेसेसिटी। लेकिन ऑडिटिंग लग्जरी है, ये आधी बात सही, आधी बात गलत है। छोटे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो महंगा सौदा है, और बड़े बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो नेसेसिटी है। तो वो आगे लिखी हुई है बात, पढ़े। ऑडिटिंग इज लग्जरी, ओपिनियन ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, और उसके बाद आगे पढ़ोगे ओपिनियन ऑफ बिग बिजनेसमैन या लार्ज बिजनेसमैन। चलो पढ़ो, स्मॉल बिजनेसमैन वाले लोग का क्या सोचना है। आप लोग स्मॉल बिजनेसमैन हो कि बिग बिजनेसमैन हो? चलो नहीं, मैं आप लोगों से, आपके अंदर छुपा हुआ है जवाब, मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रहा हूं। ऐसे चीज क्या होता है मालूम है, जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हम खुद से ही बहुत सारे आंसर जानते हैं। तो एक बार बताओ, छोटे बिजनेसमैन उसको महंगा सौदा क्यों बोल रहे हैं, मतलब लग्जरी क्यों है बोलते हैं छोटे बिजनेसमैन? कारण क्या है? छोटा सा बिजनेस है, वहां ऑडिट कराना जरूरी नहीं है बोलते हैं, हमारे लिए अगर कराते तो महंगा सौदा, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो पहला कारण क्या है ऑडिटिंग कराना, क्यों महंगा सौदा है, मतलब लग्जरी क्यों है? पहला तो फीस ज्यादा ले लेगा, वो हमारे बजट से बाहर है। हमारा छोटा सा बिजनेस है तो हमको ऑडिट कराना हमारे लिए जरूरी नहीं है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? हाँ, वो खुद ही कर सकता है, या फिर सीए के नीचे वाला अगर कोई आदमी है उससे भी चेकिंग करवा सकता है। क्यों सीए को बोला? अब सीए एकदम प्रोफेशनल आदमी हो तो अपना डिग्री का पैसा लेगा आपसे आके, तो सीए से नीचे वाला कोई दूसरा अकाउंटेंट से करवा लो काम, या खुद ही कर लो अगर आपको नॉलेज है तो। क्यों दूसरे को बुला रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो? और दूसरा, अकाउंटिंग की चेकिंग जब होती है ना, छोटा सा बिजनेस है, ज्यादा लेन देन होते नहीं है, अकाउंट की जब चेकिंग होती रहती है तो एम्प्लॉय लोगों का मॉरल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? मॉरल डाउन, मतलब उनका एफिशिएंसी कम हो जाता है। चेकिंग हो रही है तो एफिशिएंसी डाउन, मतलब बीच बीच में रुकावट आता है काम में उनके, तो उससे उन लोग अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं कर पाते। बात मैं छोटे बिजनेस की कर रहा हूं। उसके बाद पढ़े एक बार बुक से, देख, व्हाई ऑडिटिंग इज लग्जरी, वेदर ऑडिटिंग इज लग्जरी और नॉट, वी हैव टू ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। ऑडिटिंग लग्जरी है कि नहीं है, हमारे इसमें क्या है? दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ओपिनियन देखना पड़ेगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिटिंग इज लग्जरी। द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो कैन बी गिवन इन सपोर्ट ऑफ दिस ओपिनियन। मोर एक्सपेंसिव, खर्चा ज्यादा आएगा। सीए बुलाओगे ऑडिट करने के लिए तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा,
उसके बाद अल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कराने का जो जो बेनिफिट मिलता है, तो ऑडिटिंग नॉर्मली कौन करता है आके, तो आप एक कम करो, सीए के अलावा कोई दूसरा बुला लो जो थोड़ा बहुत उस तरीके का मतलब काम करता है, तो आप उसका अल्टरनेटिव काम करवा लो। तो आपको यहाँ 1 लाख रुपए लग रहा होगा, तो आपको 30-40 हजार में काम हो जाएगा। अल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। इसलिए ऑडिटिंग मत कराओ, ऑडिटिंग के जैसा कुछ अलग से कुछ करवा लो जिससे आपका खर्चा बच सके। उसके बाद डिफिकल्टीज इन फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटी। ऑडिट कराते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, छोटे बिजनेस के लिए एक मुश्किल साबित हो जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड ज्यादा मेंटेन करता नहीं है ना, इसलिए उसके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाता है। वेस्टेज ऑफ टाइम। अब ऑडिट कराना मतलब एक पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस वाला काम है, तो यहाँ पर छोटे बिजनेस वाले लोग क्या सोचते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ऑडिट कराने से। फुलफिलमेंट ऑफ प्रेस्टीज ओनली। मैं जब सीए का आर्टिकल था, मतलब आर्टिकलशिप जानते हो ना जिन लोग, है ना पीयूष, आर्टिकलशिप जानते हो क्या होता है आर्टिकलशिप? जिन लोग सीए करते हैं, उन लोगों को 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती किसी सीए के अंडर में। तो मैं जहां पर आर्टिकलशिप कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसका फर्म था, फर्म, वो जबरदस्ती, उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं था, मजबूरी बताऊं, शौक में ऑडिट कराने आता, ताकि लोगों को बता सके मेरे फर्म का ऑडिट होता है, शौक में। मतलब अपना, अरे भाई जैसे आजकल एप्पल का मोबाइल लेके घूम रहे हैं, मैं विवेक की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी लेके घूम रहा था, मेरे को लगा भाई मेरी जरूरत से ज्यादा की चीज है। नॉर्मली एप्पल का मोबाइल लेके क्यों घूमता है आदमी, बताओ? एक अपना प्राउड फील करता है अंदर से कि देखो मैं एप्पल का, कहीं जाएंगे 10 लोग देखेंगे मेरे को, है ना। लेकिन जिस दिन से बता रहा हूं भाई मैं लिया था ना, तो ऐसे लोगों को मैं एप्पल का मोबाइल लेते हुए देखा, चलाते हुए देखा, तो मेरा बिल्कुल उसमें, मैं बोला भाई मेरे लिए कीपैड वाला ही सही है। भाई गाड़ी बनवाने गया, वो मैकेनिक एप्पल का मोबाइल। उस दिन पान ठेला में हम लोग चाय पीने गए, पान ठेला में चाय भी मिलता है चाय पीने गए, बाजू में एक लड़का, उसको देखा, उसके हाथ में 14+, रहन भाई, मैं दूसरे दिन डिसाइड किया मैं बेच दूंगा भाई, मोबाइल को बेच दिया, मैं नहीं चला है। तो एप्पल का मोबाइल क्यों लिया जाता है? प्रेस्टीज, दिखावा बोल सकते हैं। तो वैसे ऑडिटिंग क्या है, एक प्रेस्टीज के लिए, प्रेस्टीज दिखावा करने के लिए, शो ऑफ। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। छोटा बिजनेस है ना, ऑडिट होते रहेगा ना, उससे एम्प्लॉय लोगों की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि काम में उनके बार बार बाधा पैदा करेगा वो। क्लियर है? क्योंकि छोटे बिजनेस में सिस्टम्स नहीं होते, प्रोसेस कम होते, ठीक है। एक ही क्या होता है, बड़े बिजनेस में जब जाओ ना, तो हर इंसान को अलग अलग काम दिया हुआ रहता है, आप ये डिपार्टमेंट संभालो, आप ये काम करो, आप वो काम करो। अब बात छोटे बिजनेस की आती है ना, तो एक ही आदमी को बहुत सारा काम दिया हुआ रहता है। तो उस केस में जब ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, तो आपके एम्प्लॉय लोगों को काम में बाधा पैदा करता है, मतलब रुकावट डालता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि उससे एम्प्लॉय की क्या कम हो जाती है, एफिशिएंसी। वहां पे काम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता, होता है मतलब छोटे बिजनेस में, इसलिए। अब बड़े बिजनेस की मैन की अगर मैं बात करूं, तो एम्प्लॉय लोगों की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। छोटा बिजनेसमैन बोल रहा है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कम कर रहा है, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन बोलता है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ा दे रहा है। क्यों? जब बड़ा बिजनेस होता है ना, तो लोगों को काम अपना अपना बटा हुआ रहता है, पूरा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड काम होता है। अब ऑडिटर को भी ऑडिट का काम दिया है, तो ऑडिटर भी आता है, अपना काम करता है, तो बाकी लोग अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, ऑडिटर आता है, अपना काम करके चले जाता है। अब लोगों के मन में एक चीज है कि भाई यहाँ पे जो भी होता है उसकी चेकिंग भी होती है, यहाँ पे जो भी होता है उसकी चेकिंग भी होती है, इसलिए अपना काम सही समय से करो, ठीक है। कोई फ्रॉड करने का वो मत करो, क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो, मतलब ऑडिटर आपकी चेकिंग कर रहा है चीजों की, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है एम्प्लॉय की। क्लियर है मेरी बात? लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब चेकिंग हो रहा है, मन में डर है, मैं लिख दूंगा भाई यहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, तो आप खुद ही कुछ चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे ऊपर चेकिंग चल रही है, मेरे ऊपर नजर रखी हुई है, ठीक है। तो फ्रॉड नहीं हो सकता। उसके बाद इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब अल्टीमेटली एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो किसकी एफिशिएंसी बढ़नी है? मैनेजमेंट की भी एफिशिएंसी बढ़नी है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस में फ्रॉड नहीं हो रहे, बिजनेस सब अच्छा चल रहा है, सिस्टमेटिक चल रहा है, तो बिजनेस अल्टीमेटली क्या करेगा? डेवलप करेगा।
बेस ऑफ द फ्यूचर प्लानिंग, बेस ऑफ द फ्यूचर प्लान। अब आपके बिजनेस के अकाउंट्स का रिकॉर्ड बन रहा है, तो रिकॉर्ड की बकायदा चेकिंग भी हो रही है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, मतलब आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की चेकिंग हो रही है, मतलब उसमें गड़बड़ियां नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपके फ्यूचर प्लानिंग में आपकी सहायक रहेगा कि नहीं, मदद करेगा कि नहीं, तो इसके बेस पे फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छी से की जा सकती है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट मतलब यहां पे ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट मतलब उनका कुछ पैसा इन्वेस्टेड है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे मान लो एक कंपनी है, आप कंपनी में आप शेयर होल्डर हो, कंपनी में शेयर होल्डर का काम क्या है, पैसा लगाना, और कंपनी का काम कौन करता है, डायरेक्टर्स। कंपनी के काम, कंपनी का ऑपरेशन को कौन देखता है, डायरेक्टर। कंपनी में डिसीजन कौन लेता है, डायरेक्टर। लेकिन पैसा कौन लगा के बैठा है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है, तो शेयर होल्डर को कंपनी के काम के ऊपर भरोसा कैसे होगा, ये सही चल रहा है कि नहीं, पैसा जहां लगाया वो ठीक चल रहा है कि नहीं मेरा काम। तो इन लोग डायरेक्टर लोग समय समय में कंपनी के जो अकाउंट है उसका क्या करवाते हैं, ऑडिट, ताकि शेयर होल्डर्स को भरोसा रहता है कि हमारा जो पैसा लगा है वो सही हाथों में है। उस शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ऑडिट होने से। ठीक है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है कि भाई बड़े बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑडिटिंग क्या है, नेसेसिटी है, और छोटे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑडिटिंग क्या है, लग्जरी है। इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ऑडिटिंग, अकाउंटिंग इज नेसेसिटी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट ऑडिटिंग इज लग्जरी, दिस स्टेटमेंट इज नॉट फुल्ली ट्रू या नॉट फुल्ली इनकरेक्ट। मतलब किसी के हिसाब से सही है तो किसी के हिसाब से सही नहीं है। तो आपको एक कंक्लूजन लिखना है और आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, खत्म। अच्छा, पेपर में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, इधर इधर व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग आ गया, और वो लाइन लिखी हुई आ गई कि ऑडिटिंग एक लग्जरी है जबकि अकाउंटिंग एक लग्जरी है जबकि ऑडिटिंग क्या एक, अकाउंटिंग एक नेसेसिटी है जबकि ऑडिटिंग क्या एक लग्जरी है। तो आप क्या करोगे, आपको पहले ऑडिटिंग क्या होता है उसकी मीनिंग लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, 15 नंबर कैसे खींचना बता रहा हूं, ऑडिटिंग की मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर आपका जो मेन सवाल है उसका जवाब दोगे। तो ऐसे करके 4 पन्ना आराम से भर सकते हो। ठीक है, इस बुक का या नोट का एक पेज मतलब आपके कॉपी का 3 पेज होता है। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।